A uniform ring of mass m lying at a distance root 3a from center of sphere of mass capital M, just over sphere, where a is radius of ring as well as sphere. Find the magnitude of gravitational force between them. आशीष बना था ये सवाल जी? आशीष है कि नहीं? ठीक है, आया अभी आशीष। इसको बोल देते हैं O1, इसको बोल देते हैं O2। देखो इसका एक ले लो सेक्शन, ठीक है, इसका एक सेक्शन ले लो। ये एंगल तो कांस्टेंट रहेगा। इसका एक सेक्शन ले लो रिंग का DL, चलो ठीक है। तो रिंग का मास पर यूनिट, रिंग का इस सेक्शन का जो ये DL सेक्शन है, इसका ही मास, अच्छा एक मिनट, स्फेयर का मास कैपिटल M है, रिंग का मास स्मॉल m है। स्फेयर से बाहर कोई पॉइंट है, स्फेयर के से बाहर कोई पॉइंट मास है, तो उस केस में तुम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको पॉइंट मास मान के कंसिडर कर सकते हो, मतलब इसको पॉइंट मास मान करके चल सकते हो, क्योंकि स्फेयर के बाहर कोई पॉइंट से तुम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लोगे तो वो इसके सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस पे होगा वो डिस्टेंस तुम्हारा लगेगा उसमें, ठीक है। तो स्फेयर चूंकि सिमेट्रिक बॉडी है, 3D सिमेट्री है, तो अब देखो ये रेडियस a है, और ये जो है तुम्हारा ये डिस्टेंस √3a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डायगोनल a स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो यानी 2a, ये डिस्टेंस 2a है। तो ये सारे एलिमेंट जो है, रिंग के सारे एलिमेंट जो है 2a डिस्टेंस पे हैं, और इसका जो तुमको फोर्स आएगा वो तुमको इस तरह से आएगा, इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसको चलो हम बोल देते हैं DF, और ये जो DL सेक्शन है इसका मास जो है DM ले लेते हैं, तो DM क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ पहले निकालो, मास m है, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका 2πa, और ये सेक्शन का लेंथ क्या है DL, ये होगा, बोलो अनीशा। हाँ सर। हाँ, तो इसका मास ले लिए। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा DF, वो DF तुमको कितना हो जाएगा, GM इंटू DM बाय, अब तुम्हारा ये 2a का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा DF हो गया। और अब ये DF देखो क्या होगा, सारे का ऐसे ही फोर्स होगा DF, तो इसका एक कंपोनेंट तो तुमको ऐसा होगा और दूसरा कंपोनेंट तुमको ऐसा होगा, राइट, होगा ना जी? हाँ सर। तो ये वाला कंपोनेंट जो है, चूंकि रिंग है तो सिमेट्री के कारण क्या होगा, अब यहाँ पे फिर ऐसा होगा,
यहाँ फिर ऐसा होगा टुवर्ड द सेंटर, यहाँ फिर ऐसा होगा कंपोनेंट, मतलब और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपस में जब पूरा का पूरा रिंग पे इंटीग्रेट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी बचेगा तुमको ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा कि अगर थीटा मान लिए तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है तुम्हारा डीएफ कॉस थीटा हो गया। समझ में आई बात? डीएफ साइन थीटा तो इंटीग्रेट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये डीएफ कॉस थीटा सब पूरे के पूरे सबका एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब ठीक है, सबका ऐसे ही होगा डाउनवर्ड्स। बात समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब तुम्हारा अब डीएफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा? अब कॉस थीटा तो है कांस्टेंट, वो तो निकल के आ जाएगा, a बाई रूट थ्री ए है, नहीं कॉस थीटा हो जाएगा रूट थ्री ए बाई टू ए। जी एम बाय 4a² और रूट थ्री ए बाय 2a। अब डीएम कितना है? m बाय 2 पाई। एक सेकेंड, ये हो जाएगा ए कैंसल। हाँ सर। जी एम बाय 2 जा 4, 4 जा 16 पाई ए क्यूब और ऊपर में रूट थ्री डीएल। यही हो गया डीएफ कॉस थीटा। समझ रहे हो? अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डीएल तुम्हारा कहां से कहां? 0 से 2 पाई ए, यही ना है टोटल लेंथ रिंग का सरकमफरेंस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्स जो है, यही हो जाएगा रूट थ्री EMM बाय 16 पाई ए क्यूब इंटू 2 पाई ए और इधर a² हो गया, पाए पाए गया, 2 8 जा 16। तो ये आ गया F अट्रैक्टिव जो है टोटल, ये आ गया रूट थ्री जी कैपिटल M स्मॉल m बाय 8a²। तो यही तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन स्फेयर और रिंग हो गया। दोनों एक, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, मतलब स्फेयर अगर उसको इतना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो रिंग भी स्फेयर को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं हाँ समझ सर। रहे हो? सर साइन थीटा क्यों नहीं लिए? साइन थीटा वो कैंसिल हो जाएगा ना बाबू। देखो साइन थीटा ये वाला है ना, देखो ये वाला है ना, हाँ। तो अभी ये ऐसा है, तुम आगे बढ़ोगे इसमें तो ये ऐसा होगा, आगे बढ़ोगे तो ऐसा होगा, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे? ये सारा फोर्स तुम्हारा जोड़ोगे ना, ये सारा फोर्स का हाँ, वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम होगा तो देखो क्या हो रहा है, सब जोड़ के अपोजिट से कैंसिल हो सब जाएगा। ऑपोजिट से कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। जो है ये डीएफ कॉस थीटा सारा का सारा सेम डायरेक्शन में जुट करके यही रहेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। इधर से जो ये जो फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देगा, डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल कर देगा, यहाँ का ये फोर्स कैंसिल कर देगा, यहाँ का ये फोर्स, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो एक दूसरा मतलब 180 डिग्री है, तो वो आपस में कैंसिल कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको बहुत ही यूज आएगा। रूट थ्री GMM बाय 8a² कितना आया? हाँ यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये वेरिएशन इन, हाँ बोलो।
अच्छा, तो नीचे वाला स्पेयर को इंटीग्रेट क्यों नहीं? किसका? इसको? तो इसको स्फीयर 3D सिमेट्री है ना, तो इसको तुम मान सकते हो कि सारा का सारा मास जो है इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। स्फीयर में चूंकि 3D सिमेट्री है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है तो वहाँ पे अगर मतलब उससे बाहर किसी पॉइंट ले रहे हो, मतलब इस स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट मास ले रहे हो, तो उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसके लिए तुम इसको ट्रीट करते सकते हो जैसे कि ये एक पॉइंट मास है, कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? अगर यही रिंग होता, डिस्क होता, तुम नहीं ले पाते, निकाल ही नहीं पाते। हाँ सर। समझ गए? अच्छा, ये मैंने ये बताया है क्या, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? नहीं बताया ना? नहीं। जी का हाइट के साथ कैसे चेंज होता है, नहीं बताया है। तो पहले ये कर लेते हैं, ये तुरंत तुरंत हो जाएगा, फिर तुम्हारा पोटेंशियल वगैरह फटाफट होते जाएगा। रिलेशन में करा दिया हूँ तो मेरे को आगे आसान होगा। देखो, जब तुम ठीक है, एक सेकंड। तो मान लो एक जो है, एक बॉडी अर्थ है, ठीक है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है r है, मास जो है कैपिटल M है। अब इसमें इससे जो है इसके सरफेस पे कोई दूसरा मास m पॉइंट मास रखा हुआ है, तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर होगा। इसके सरफेस पे रखा हुआ है ये पॉइंट मास, यही इसके अंदर रहता तब हम ये नहीं ले सकते थे, तब हमको इसके अंदर जो मास होता केवल वही लेते। अभी देखो ला रहे हैं धीरे धीरे। एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर हो गया। तो अब एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है फोर्स बाय जो तुम्हारा मास है, जिस मास पे लग रहा है ये पॉइंट मास लिए हुए, यही उसका एसेलेशन होगा। तो एफ बाय एम, तो एफ बाय एम करोगे तो आ जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर, यही तुम्हारा एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसमें आर रेडियस ऑफ अर्थ दे दोगे तो उस समय ये जी जो है 9.8 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तो आ ही रहा था। हाँ सर। अरे ये हैंग कर गया क्या, ये हैंग कर गया, ओहो। अब जरा हम लोग वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी देखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कैसे कैसे वेरी करता है। तो अगर तुम अब देखो, एक तो तुम्हारा शेप ऑफ अर्थ से, अब अर्थ कैसा है, जियोइड शेप का है, कुछ ऐसा है, चपटा है पोल पे, है ना जी? हाँ सर। ये इक्वेटर वाला रेडियस है, आर इक्वेटर बोलो, और ये पोल वाला रेडियस है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पोल पे क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर पी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मास ही तो इसके अंदर है ना। ये जी एम बाय आर पी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर जो है वो क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर इक्वेटर स्क्वायर। तो आर इक्वेटर जो है तुम्हारा ग्रेटर देन आर पोल है,
तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो कोई भी चीज तुम यहां उसका वेट फील करोगे, मान लो तुम यहां पे तुमको 1 किलो सामान दिया, ठीक है, अगर तुम स्प्रिंग बैलेंस से नापे हो, अगर तुम स्प्रिंग बैलेंस से नापे हो, उससे नहीं नापे हो, वो जो एक होता है तुम्हारा मेजरिंग बैलेंस, जो दो दो को एक जो दो को एक साथ बैलेंस करते हैं ना, इधर बटखरा रखते हैं, इधर सामान रखते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करता है, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। तो अब वो मास मेजर करता है, और जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, जैसे तुम वेट वेट जो अपना नापते हो, वेट नापते हो ना, खड़े हो जाते हो, तो वो स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो तुम्हारा वेट नापता है। इधर वाला जो दो दो तराजू रहता है, वो तुम्हारा मास नापता है। तो एक्चुअली होगा क्या कि तुम 1 किलो सामान यहाँ पे खरीदोगे ना, अगर स्प्रिंग बैलेंस से, तो उसको पोल पे ले जाओगे तो जो तुमको क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा 1 किलो से, होगा, क्योंकि वही हाँ। वही वही फोर्स वहां ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो अब जो है कोई तुमको कहे कि चलो पोल पे तुमको हम सामान देंगे, तुम लोगे उससे? नहीं सर। मान लो तुम एक व्यापारी हो, और तुमको सर आ, तेल वाला एग्जाम, हाँ, क्या चीज? तेल वाला, तेल वाला हाँ, एग्जाम्पल अब दिए। तेल वाला एग्जाम्पल। वही बात है कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएगा, वैसे वैसे उसका जो है रेडियस जो अर्थ का घटते जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ते जाता है। तो वहां पोल पे लोगे तो वहां भारी रहेगा, यहाँ आके हल्का हो जाएगा। अब पता चलेगा उतने में ही तुम्हारा बहुत पैसा चला गया। तो ये किस्सा है यहाँ पे। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये। हम्म अब दूसरा फैक्टर से वेरिएशन। अब हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ में आया था निशा? ये क्यों हाँ भारी हो सर। जाएगा? क्योंकि जी ही अधिक हो जाएगा। अब यहां से मान लो h हाइट पे है, तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बोलो निशा, क्या होगा? R+H। हो जाएगा ये। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस पॉइंट पे, इसको जी डैश बोलो। जी डैश क्या हो जाएगा? F/m। इस पॉइंट पे जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब वो हो जाएगा क्या? Gm/r+h का होल स्क्वायर। अब ये h अगर इस रेडियस के कंपैरिजन में, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर कम है तो क्या होगा? r कॉमन लो, तो बाहर निकाले r² 1+h/r का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ये g डैश जो है, ये Gm/r² तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही है अर्थ के सरफेस वाला, तो G/1+h/r का, विच इज इक्वल टू G इंटू 1+h/r का पावर -2। नाउ इफ h/r इज मच मच लेस देन 1, मतलब ये h हाइट जो है
अर्थ के रेडियस का कंपैरिजन में अगर काफी छोटा है तो तुम इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से लिख सकते हो g इंटू 1, ये -2 आ जाएगा, ये पावर यहाँ -2h/r। ये समझ में आया? अरे ये नहीं था जी, 1 प्लस डेल्टा एक्स का पावर n, और विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस n डेल्टा एक्स इफ डेल्टा एक्स इज मच लेस देन 1। बताया था ना बाइनोमियल में मैंने, बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। अप्रोक्सीमेशन कराया था ना मैंने उससे, हॉल एंड नाइट से। भूल गए सब? भूल गए कि याद है? पचा के नहीं खत्म कर दिए या रहा नहीं? याद है आशीष? क्या हुआ जी? हाँ कोई सर। कुछ वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अनीशा नहीं याद है बोले तुमको? पढ़े होंगे सर, याद नहीं है। और रिपीट दोबारा देखे ही नहीं। वही तो प्रॉब्लम है कि उसको दोबारा देखे ही नहीं। तो अब बताओ कि वो चीज जो जो मैंने पढ़ाया वो हर जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे ये बताओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जी? हाँ। ये तुम्हारा 12th में भी बहुत यूज होगा, 11 12th अलग नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी पढ़ा रहा हूं उसको दोबारा देखो, स्कूल का मत देखो। स्कूल में तो 90 टू 95% बच्चा तो ऐसे ही इधर उधर डोलते रह जाएगा। हम्म मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मैं तुम लोग को डिमीन नहीं करना चाहता हूँ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अनुभव है अभी लाइन पे? है अनुभव? हाँ सर। हाँ, तो बताता हूँ मैं तुम्हें एक स्टोरी। मेरा जो अभी एग्री वाला चल रहा है ना, वेंचर एग्रीटेक, ठीक है, तो उसके लिए मुझे सुपरवाइजर चाहिए था एक। और सुपरवाइजर का क्वालिफिकेशन क्या था मालूम है? 10th पास, ठीक है, मैट्रिक पास, और उसमें थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इतना ही था मेरा। तुमको पता है कितने लोग भरे? गेस करो कितने लोगों का एप्लीकेशन आया? 100। ठीक है, और कोई गेस? उससे ज्यादा है, लेकिन ठीक बहुत है। ज्यादा होगा। हाँ, कितना एप्लीकेशन आया पता है तुमको? 300। और ये 300 कौन है? ये 300 कौन है? क्या ये सभी मैट्रिक पास वाले हैं? गेस मारो, कैसे कैसे लोग हैं? गेस करो अनुभव। सब टाइपिस्ट। सब टाइप का कहने का मतलब कितना क्वालिफिकेशन तक वाला होगा तुमको लगता है? बीटेक। 12th पास। बताता हूँ, देखो, तुम जिस स्कूल से पास आउट हुए हो ना अनुभव, डीएवी, उसका भी बच्चा है, 12th पास है, ये तुम्हारा पॉलिटेक्निक किया हुआ है। और वो जॉब जानते हो क्या है? उसमें हो सकता है सामान को भी इधर से उधर उठाना पड़ जाए। अब डीएवी जैसा, ये मतलब 10th पास रहता तब तो ठीक है, तब तो मैं कंसिडर कर लेता कि अरे डीएवी से खाली 10th किया है, मतलब जनरल स्टूडेंट है, 10th है। 11 12th मैथ्स से है। अब समझ रहे हो तुम लोग? जिसका 11 12th मैथ्स से रहेगा, उसको उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज का पास आउट है। तो तुम्हारे स्कूल का बहुत पहले का, तुम लोगों से मतलब अभी हमको लगता है 5-6 साल पहले का पास आउट है, 5 साल हो गया।
ऐसे ऐसे लोग हैं, वो एक नहीं कई कई लोग ऐसे हैं। सैलरी कितनी है उस पोस्ट की जानते हो? मुश्किल से 10 से 12 हजार। तो जो मैथ पढ़ेगा उसको जरूरत पड़ेगा वैसा करने का जी। समझ रहे हो? हाँ तो हाँ सर। इसीलिए बोलते हैं ना, स्कूल को मत देखो, स्कूल में सब तरह के बच्चे हैं। और सब तरह के लोग हैं। तुम लोग फॉर्चुनेट हो कि तुम लोग को बहुत बढ़िया सुविधा मिल रहा है। वैसे पेरेंट्स मिले हैं और उस तरह का सुविधा मिल रहा है कि देखो दुनिया। तो उसका जो भी सिचुएशन में हो, जितना है उसका फायदा उठाओ। ठीक है? हर चीज का यूज होता है कि नहीं होता है? अगर मान लो तुमको अगर ये याद नहीं है तो तुम क्या करोगे? इसको इसको तो उस समय के लिए तुम रट लोगे, लेकिन फिर तुमको याद रहेगा ये तो भूल जाओगे तुम, क्योंकि तुम समझे हुए नहीं हो। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना जी? समझे हुए नहीं हाँ रहोगे तो भूल जाओगे, संभव ही नहीं है कि तुम उसको ये कर पाओगे। कितना भी तुम कुछ हो ये कर लो, तो तुमको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये तुम्हारा, अगर जिसको मान लो समझा हुआ हो तो तुरंत निकाल देगा रिलेशन, है कि नहीं? है ना जी? हाँ हाँ तो तुम्हारा इफ h बाय r इज मच मच लेस देन 1, तब ये होगा। ये सारे केस में नहीं होगा। अब मान लो h जो है r के कंपैरिजन में अच्छा खासा हो गया, बहुत जो ऊपर चले गए, तो तुम ये मत कर देना। जो नहीं समझा हुआ रहेगा पता चलेगा यही कर देगा वो, अब पता है उसको नंबर आएगा 0। करेगा कि नहीं जी? जो समझे हुए नहीं है वो इस फॉर्मूला को रटेगा और यही डाल देगा। समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं। एबव हाइट एबव सरफेस ऑफ अर्थ देख लिए। ठीक है? तो अब जो है मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है। ये तुम्हारा अर्थ है, और यहां से तुम दूसरा कोई पार्टिकल जो है स्मॉल मास m d डेप्थ नीचे रखे हो। अर्थ में d डेप्थ नीचे ले आए हो तुम। अर्थ का मास m है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो मास है, इस पे अब कौन सा फोर्स लगेगा? ये मास और इस अर्थ में, ये अर्थ जो स्फीयर है, वो क्या फोर्स होगा? बोलो, अनुभव, गेस मारो। अनुभव, क्या तुम लोग को तो स्कूल में चैप्टर पढ़ाई हो गया ना जी? आंसर निकलना चाहिए। अनीशा, जी एम एम आर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर माइनस टी होल स्क्वायर। रॉन्ग। अनीशा बोलो। ये जो बाहर वाला, देखो मैंने क्या बोला था कि स्फेयर में अगर तुम्हारा स्फेयर के बाहर कोई पॉइंट मास रखा हुआ है, तब तुम इसको मान अंदर सकते हो कि ये सारा का सारा मास जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट अंदर आ गया। तो इस पॉइंट के अंदर जो स्फेयर बन रहा होगा, जहाँ पे ये मास रखा हुआ है, इसके अंदर भी एक स्फेयर बन रहा है ना जी, इतना मास जो अंदर है। हाँ हम्म
इतना मास जो अंदर है ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो बाहर वाला सेल है उसके कारण जो फोर्स होगा, क्योंकि वो चारों तरफ से है, उसके कारण जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। उसके कारण जो होगा नेट फोर्स इस पे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला जो है, इधर वाला सेल का इधर वाला पोर्शन इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला पोर्शन इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सब फोर्स जो है आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो जो भी फोर्स बचेगा वो अंदर वाले सेल के कारण, अंदर वाले स्फीयर के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर वाले शेल के लिए क्यों सर 0? 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका फोर्स बैलेंस हो जाएगा ना। देखो ये है ना, ये है, मान लो ये बाहर वाला सेल है, यहाँ रखा हुआ है मास। अब जो इधर इसके जो, देखो अब जो इधर है, इधर का मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा करेगा। इधर वाला फोर्स कम होगा, इधर वाला ज्यादा होगा, जो नजदीक है। देखो जोड़ के 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स बड़ा है, जो इधर इस तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा है वो ज्यादा बड़ा है, इधर छोटा है। इधर ज्यादा है मास भले, लेकिन दूरी ज्यादा है, इधर मास कम है लेकिन दूरी कम है, तो जोड़ करके 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ सर। स्वप्निल, हाँ सर। इसका जो है नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वेक्टर सम करोगे तो आउटर सेल के कारण फोर्स 0 होता है। अब बताओ, तुम लोग स्कूल में तो पढ़ लिए थे ये ग्रेविटेशन, मैंने क्या कोई बहुत डीप सवाल पूछ दिया है? नहीं, मैंने एकदम से बेसिक पढ़ पूछा है, मैंने एकदम से बेसिक पूछा है। अगर तुम ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ के ये नहीं बता पा रहे हो, मतलब तुमको नहीं आता है फिजिक्स। बोलो बेसिक है कि नहीं? हाँ सर। हाँ अनुभव, सर। हाँ सर। बेसिक है ना? बता पाए? इसका क्या अर्थ निकलता है कि स्कूल में सीख नहीं पा रहे हो फिजिक्स। इसीलिए बोल रहे हैं ना, ये तो इतना एग्जाम्पल दिए, वैसे वैसे लोगों का एग्जाम्पल दिए कि देखो इतना एप्लीकेशन, कोई 20 लड़का होगा डीएवी का जो भरा होगा, और उसका मतलब उसमें से 20 में से 10-15 गो का सीवी में तो देखे तो मतलब 11-12 मैथ से किए हुए हैं। अब लो, वो अब भटक रहा है, इसके लिए बोझा भी उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, चलो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो केवल इनर स्फीयर के कारण होगा, फोर्स ड्यू टू आउटर सेल बैलेंसेज आउट। समझ में आया अनीशा? ये समझ में आया कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अनीशा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से हाँ पूछ। सर। ये समझ में आया? इधर वाला जो मास है वो नजदीक है, तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और इधर वाला का फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन इधर मास ज्यादा है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को ये सारा का सारा जो है बैलेंस कर देगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो केवल अंदर वाले स्फीयर के कारण होगा तुम्हारा फोर्स इसमें। तो अंदर वाले स्फीयर के कारण क्या फोर्स होगा? तो अंदर वाला स्फीयर का क्या मास हो जाएगा? अंदर वाला स्फीयर का मास जो एम डैश जो है वो क्या हो जाएगा? पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, टोटल मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब, यही है टोटल वॉल्यूम। और इनक्लोज वॉल्यूम कितना है इसका? 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब, यही ना होगा, क्योंकि आर माइनस डी हो गया इसका रेडियस अंदर वाले का। ये 4/3 पाई कैंसल, एम आर माइनस डी का होल क्यूब बाय आर क्यूब। और अब जो तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो जी एम डैश इंटू स्मॉल एम बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। स्वप्निल, तुम्हारा आंसर तो तुम सही कर रहे थे, लेकिन मास तुम अंदर का नहीं बाहर का भी ले लिए थे। एम डैश, अब एम डैश करेंगे, एम इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब
बाय आर क्यूब, और यहाँ पे आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हारा ठीक है, ये हुआ आर माइनस डी का होल स्क्वायर है, इसको काटो तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा जी एम आर माइनस डी बाय आर क्यूब। ठीक है, यही तुम्हारा फोर्स हो जाएगा। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, जी डैश